हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्मृति सिंह फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल एलबी विथ एसएस पे। आज मैं आपको अगले क्वेश्चंस की तैयारी कराऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको सेट 1 का 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन सॉल्व करा चुकी हूँ। आज मैं आपको 8 से आगे की क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। उस क्वेश्चंस के अंदर जो क्वेश्चन है, जो सवाल आपको पूछा जा रहा है, वो सवाल में क्या पूछा जा रहा है और उसे आपको कैसे समझना है, ये तरीका भी समझाऊँगी और उसे क्वेश्चंस को भी मैं समझाऊँगी कि ये क्वेश्चंस किस तरह के हैं और उसके जितने ऑप्शंस होंगे, उस ऑप्शंस को भी समझाऊँगी। वो सारे ऑप्शंस में जो भी ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस को समझाऊँगी और जो एक सही ऑप्शन होगा, उसको बताऊँगी कि कौन-सा सही ऑप्शन है। इसमें से लगभग-लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होने वाले हैं दिसंबर के आस-पास। वो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत ही ज़रूरी है। स्पेशली ये मैं आपको जैकपॉट वाले बच्चे को बता रही हूँ, जो कि फर्स्ट टर्म दिसंबर में होने वाला है फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम। वो जैकबोर्ड वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जो कि सेट तो आपको मिल चुका है वेबसाइट से, जो वेबसाइट जो जैक बोर्ड ने अपने वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिया है, वो सारे सेट्स आपको मिल चुके हैं। पर वो सारे के सारे क्वेश्चन्स आपको समझने ज़रूरी हैं, ताकि आप उसे आराम से बहुत ही समझ करके एग्ज़ाम में उसको आप अच्छे तरीके से चुन सको कि असल में कौन-सा ऑप्शन होगा, ठीक है? तो मैं आपको 1 से लेकर 7 तक करवा चुकी हूँ, 1 से 7 तक का सवाल आप कर चुके हो और मैं समझा भी चुकी हूँ कि वो जो ऑप्शन होगा वो क्यों होगा। तो आगे आज मैं 8 से करवाऊँगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि 8 का क्या सवाल है और उसमें से कौन-सा सही जवाब होगा। ओके? तो चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन 8 ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली क्वेश्चन जो 8 है वो क्या हो रहा है, यहाँ देखिए। द इम्यूनोग्लोब्यूलिन दैट कैन पास थ्रू प्लेसेंटा, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके पिछले भी एग्जाम में और इस बार भी चांसेस है ये क्वेश्चन पूछे जाने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक जनरल क्वेश्चंस भी है ये, ठीक है? ये बायो का एक जीके लेवल क्वेश्चन है, जीएस जो आपका कंपटीशन में पूछा जाता है या और भी तरह-तरह के एग्ज़ाम्स जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उन सब में ये कॉमन क्वेश्चन्स है जो पूछा जाता है और आपके जैक बोर्ड के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो सिंपली आपके सामने ये बहुत ईज़ी सा सवाल है, द इम्यूनोग्लोब्यूलिन दैट कैन पास थ्रू प्लेसेंटा, एक प्रतिरक्षी अणु जो अप्रा को पार कर सकती है, ठीक है? कहने का मतलब जब वो इनबॉर्न बेबी जो अभी अजन्म बच्चा है, जिसका अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, जो अभी माँ के गर्भ में ही है, वो माँ के गर्भ में एक पतली-सी नली से जुड़ा रहता है माँ से। वो पतली नली जो होती है उसको अम्बिलिकल कॉर्ड, नाभि रज्जु कहते हैं। वो नाभि रज्जु माँ के भीतरी गर्भ से जुड़ा रहता है, जो कि एक बड़ी मोटी-सी एक ग्रंथि होती है, वो कहलाता है प्लेसेंटा, अप्रा, ठीक है? बस उसी की बात यहाँ पे हो रही है। कि अपरा से होता हुआ अम्बिलिकल से होता हुआ अपरा ग्रंथि से अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाभि रज्जु जो बच्चे से जुड़ा रहता है नाभि नाल से, वो जो जुड़ी है चीजें हैं, तो अपरा से जो स्रावित होती है, जो आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो अपरा से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन यानी कौन सा प्रतिरक्षक जो है, इम्यूनोग्लोबिन यानी एंटीबॉडीज, ठीक है? इम्यूनोग्लोबुलिन कहने का मतलब प्रतिरक्षी, जो एंटीबॉडीज को बोलते हैं। तो एंटीबॉडीज इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी 4 यहाँ पे आईजीएम, आईजीजी, आईजीई, आईजीए, इन चारों में ऐसा कौन सा प्रतिरक्षी है जो कि अपरा से, माँ के अपराध से बच्चे तक पहुंचता है, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अब थोड़ा सा ऑप्शन आपको समझा दूं। आईजी मीन्स ये शॉर्ट फॉर्म है इम्यूनोग्लोब्यूलिन का, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो इम्यूनो, आई से इम्यूनो, जी से ग्लोब्यूलिन, आईजी इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इसके टाइप्स हैं तरह तरह के, ए, ई, सी, तरह तरह के। तो उसमें जो टाइप्स है इसमें आईजीएम, आईजीजी, आईजीई और आईजीए, इसमें से कौन सा प्रतिरक्षी होगा जो अपरा से
माता के अपरा से बच्चे तक वो पहुँचता है। प्लेसेंटा से पास हो सकता है, अपरा से पास हो सकता है वो अपरा को पार करके बच्चे तक पहुँच सकता है। आखिर कौन-सा? तो मैं आपको बता दूँ, ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आईजीजी, ठीक है? आईजीजी ये हमेशा दिमाग में रखिए, अपरा से निकलने वाला, ठीक है? आप इसमें बहुत कन्फ्यूज़ करोगे, आप कन्फ्यूज़ मत करिए। क्या कन्फ्यूज़न? एक कोलोस्ट्रॉम से निकलता है जो फर्स्ट मिल्क, मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है, येलोविश कलर्ड का, काफ़ी डेंस होता है, काफ़ी गाढ़ा होता है, जो कि कोलोस्ट्रॉम कहलाता है, उसमें अलग प्रतिजैविक हैं। यहाँ अपरा की बात हो रही है, जो कि मादा के और माता के गर्भ के भीतर होता है, जिससे बच्चे को पोषण प्राप्त होता है, तरह-तरह के हार्मोन नियंत्रण होते हैं उसके विकास के दौरान। तो यहाँ पर जो इम्यूनोग्लोबिन, जो प्रतिरक्षा पास हो सकता है अपरा से, वो सिर्फ आईजीजी है, ठीक है? चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है? द इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी तरह की एलर्जी होती है, एलर्जी कहने का मतलब किसी चीज़ से उसको परेशानी होती है जो उसको सूट नहीं करता, ठीक है? एलर्जी जैसे कि किसी को धूल से एलर्जी होती है, किसी को किसी फल से एलर्जी होती है, कुछ खास तरह के फल है जैसे कीवी एक फल है, उससे काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है। अगर वो कीवी अगर वो कोई व्यक्ति खा ले जिसको एलर्जी है उससे, तो उसके शरीर पे तरह-तरह के धब्बे होना, लाल धब्बे बनना, फोड़े बनना, इस तरह से खाँसी होना, साँस की परेशानी होना, इस तरह के छोटे-छोटे उसमें लक्षण दिखने लग जाते हैं। तो ये तरह-तरह के एलर्जी है, ये तो मैं फल का बता रही हूँ, धूल से है, तरह-तरह से एलर्जी होते हैं लोगों को। तो आखिर ये एलर्जी होती क्यों है? आखिर कौन-सा प्रतिरक्षी जो है इसके लिए ज़िम्मेवार है? कौन-सा प्रतिरक्षी की कमी है, जिस प्रतिरक्षी के वजह से जिसकी कमी होती है, वो एलर्जी हो जाता है? किसी भी प्रकार की एलर्जी, ये कोई तय नहीं है कि धूलकण के लिए जिससे धूलकण से जिसकी एलर्जी हो रही है, जिसको भी डस्ट से एलर्जी हो रही है, उसके लिए कोई अलग प्रतिजैविक है, जिसको किसी खास तरह के फल से हो रही है, तो उसके लिए कोई अलग प्रतिजैविक है, ऐसा नहीं है। कोई भी तरह का अगर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, उसके लिए यहाँ पे कौन-सा इम्यूनोग्लोबिन उससे संबंधित होगा एलर्जी से, ठीक है? अतिरंजित अनुक्रिया, अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी साधारण भाषा में एलर्जी कहते हैं और आपके लिए ये एलर्जी शब्द ही सही है, वही कॉमन शब्द है जो आपको समझ में आएगा। एलर्जी से संबंधित प्रतिरक्षी अणु कौन-सा होगा? ठीक है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है आईजीएम, आईजीई, आईजीई, आईजीए, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ कि ये ऑप्शन सी आईजीई होगा, ठीक है? आईजीई ये भी अपने दिमाग में आप रख लीजिए अच्छे से और मैं जो आपको कन्फ्यूज़ होने की बात बता रही थी, वही कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वहाँ पे सिंपली एकदम क्लियर रखना है कि माँ के शरीर के भीतर जो गर्भ के अंदर प्लेसेंटा है, अपरा से कौन-सा इम्यूनोग्लोबिन पार हो सकता है, वो स्थानांतरित हो सकता है, वो सिर्फ़ आईजीजी है। यहाँ पे एलर्जी की बात हो रही है, एलर्जी तो उसमें आईजीई इम्यूनोग्लोबिन वो प्रतिरक्षी जो है वो संबंधित है एलर्जी से, ठीक है? तो ये हो गया आपका सही उत्तर। क्यों हो गया वो भी मैं आपको समझा दी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रोम। अभी मैं तुरंत आपको बताई जब मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझा रही थी उस वक्त ही मैं समझा दी थी। अभी आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि ये क्या होगा और मैं आपको क्लासेस में भी इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाई हूँ, तो आंसर तो आपको पता ही होगा। क्या बोला जा रहा है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम्स मदर्स फर्स्ट मिल्क, ठीक है? मदर्स फर्स्ट मिल्क को कोलोस्ट्रम बोलते हैं। यही क्वेश्चन आपको पलट के भी पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कोलोस्ट्रम, यही क्वेश्चन
अलग ढंग से भी पूछा जा सकता है कि मदर्स फर्स्ट मिल्क इज नॉन एज, यानी माँ से पहला दूध स्रावित जो होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे कोलोस्ट्रोम कहते हैं। ये कोलोस्ट्रोम जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर से, कोलोस्ट्रोम पीयूष, माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी अणु, माँ के दूध में कौन सा अणु मिलता है, प्रतिरक्षी अणु यानी एंटीबॉडीज जो बनकर तैयार हो रहा है वो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है, कौन सी एंटीबॉडीज है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन और एंटीबॉडीज में कंफ्यूज नहीं करना है, एंटीबॉडीज को ही इम्यूनोग्लोब्यूलिन बोलते हैं, ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में रखोगे। तो यहाँ प्रतिरक्षी अणु यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी की बात हो रही है, वो एंटीबॉडी कौन सा होगा माँ के मिल्क में, माँ के दूध में, तो यहाँ पर ऑप्शन IgM, IgG, IgE और IgA दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन डी IgA, इम्यूनोग्लोब्यूलिन टाइप ए, ठीक है, ये दिमाग में रखोगे, इम्यूनोग्लोब्यूलिन टाइप ए इसका सही उत्तर होगा। माँ के कोलोस्ट्रोम में फर्स्ट मिल्क में कौन से प्रतिजैविक उपस्थित होते हैं, तो वो प्रतिजैविक हो जाएगा IgA। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल है आपका, ट्यूमर इज या ट्यूमर आर, ट्यूमर क्या है, ओके, ट्यूमर क्या है। पहली बात तो आप ध्यान करो कि ट्यूमर में क्लास में आपको क्या पढ़ाई थी ट्यूमर के बारे में। सिंपली जब मैं आपको कैंसर पढ़ा रही थी, जब टॉपिक कैंसर चल रहा था, और ये कैंसर आज ये एक इतना बड़ा टॉपिक, इतना बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है बायोलॉजी के क्षेत्र का, बायोलॉजी ब्रांच का, कि इस पर एक अलग ही इसकी ब्रांच होती है जिसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ये बात मैं आपको क्लास में भी समझाई थी, इसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर। तो कैंसर आज एक तो रहस्यमयी भी है, क्योंकि एग्जैक्टली किस वजह से होता है, क्या कारण है, ये सारे सही तरीके से पता ही नहीं लगते। नए कैंसर के पेशेंट तो आते हैं, लेकिन उसमें तरह तरह के कैंसर्स होते हैं, किसी में कुछ लक्षण दिखता है, किसी में कुछ लक्षण दिखता है, तो कारण क्या है, किस वजह से कैंसर हो रहा है लोगों को, इसका एक सही कारक का पता नहीं लग पाया है। जो भी कारक लोग मानते हैं, जैसे शराब को या तंबाकू को और बाकी चीज़ों को, वाकई ये कारक हैं, लेकिन ये कारक इस तरह से माने जाते हैं कि एक साधारण व्यक्ति को जो कैंसर होता है, जो इन सब चीज़ों का सेवन करता है, ये कैंसर होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। जैसे हर नॉर्मल व्यक्ति, जैसे कोई भी नॉर्मल व्यक्ति है, मैं हूँ, आप हो, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति है, सबको कैंसर होने का चांसेस है। मैं भी एक 0 स्टेज पर हूँ, आप सब हो, जो कि एक चांसेस है कैंसर होने का। पर जो इस तरह के तत्वों का इस्तेमाल करता है, शराब का इस्तेमाल करना, सिगरेट का इस्तेमाल करना, किसी भी तरह के नशीली पदार्थों का सेवन करना, तंबाकू का सेवन करना, इन सब सेवन करने वाले व्यक्तियों में ये 60% होने का चांस होता है। तो 60% ये चांसेस बढ़ गए, हम लोगों में भी 10% होने का चांसेस है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो इन सब चीज़ों का नशा नहीं भी करते, इन सब चीज़ों की सेवन नहीं भी करते, और वो अपने दिनचर्या को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, फिर भी उनमें कैंसर देखने को मिलता है। तो कारण क्या है? हमारा वातावरण भी इसका कारण है, हमारा भोजन भी इसका कारण है, भोजन में बहुत तरह के रासायनिक तत्व का इस्तेमाल होता है, वो भी हमारा कारण है, बहुत तरह के कारण हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं क्लास में डिस्कशन की हूँ। तो ये जो कैंसर है, एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है, और उस कैंसर से संबंधित ही ये शब्द है ट्यूमर, ठीक है, जो आप स्क्रीन पे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हो ट्यूमर, ये ट्यूमर उस कैंसर के दौरान ही मैं ट्यूमर के बारे में समझाई थी। असल में कैंसर एक ट्यूमर डिजीज है, पर ऐसा आप नहीं बोल सकते कि जितने ट्यूमर होंगे वो कैंसर होंगे, ऐसा ये नहीं है, ठीक है। ये सत्य नहीं कि कोई भी ट्यूमर है आपके बॉडी में तो वो कैंसर ही हो जाएगा, ये बात सत्य नहीं है, पर अगर कैंसर है तो वो ट्यूमर ही होगा, ठीक है। तो असल में ट्यूमर है क्या, यही तो आपको बताना है कि असल में ये ट्यूमर है क्या। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स हु हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, मींस दैट, इसका हिंदी में भी मैं पढ़कर बताती हूँ, वैसी कोशिकाओं का समूह जिनमें संस्पर्श संदमन का गुण
समाप्त हो गया है। कहने का अर्थ क्या है इसमें कि वैसी कोशिकाएँ, जो कोशिकाएँ क्या है ना, एक कोशिका होती है, उसके आस-पास अगल-बगल ढेर सारी कोशिकाएँ होती हैं, कोशिकाओं का एक पूरा समूह है, एक ऊतक का एक समूह है। कोशिका का समूह ऊतक बनता है। तो वो जो एक कोशिका दूसरी कोशिका के संपर्क में रहती है, इसमें से कुछ तत्व अगली कोशिका में गया, अगली कोशिका से कुछ तत्व इसमें आया, तो एक कॉन्टैक्ट जो है उनमें बना रहता है। ये कॉन्टैक्ट होता रहता है कि उसमें एक इन्हिबिशन भी होता है, एक रुकावट भी होती है, एक प्रतिरोध भी होता है। हर एक चीज़ें एक दोनों के बीच में रहती है, जितनी भी कोशिकाएँ हैं आस-पास में सब में। तो सिंपली यहाँ पे कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है कि ये ट्यूमर क्या है कि ट्यूमर एक ऐसा समूह है कोशिका का, जो कि ये कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन यानी कि स्पर्श संदमन जो संपर्क होता है, वो क्या उसके गुण समाप्त हो जाते हैं, वैसा ये एक समूह है कोशिकाओं का, या फिर ये संदमन का गुण मौजूद होता है, ठीक है? मीन्स ये जो कॉन्टैक्ट एक दूसरे से जो कॉन्टैक्ट होती है कोशिकाओं की, वो रहता है या नहीं रहता है? आखिर ये किस तरह का समूह है, ठीक है? ट्यूमर कोशिकाओं का समूह तो है, लेकिन किस तरह के कोशिकाओं का समूह है? कि कॉन्टैक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है? या फिर किसी विशेष कार्य हेतु कोशिकाओं का समूह, यानी कोई कोई खास कार्य है हमारे शरीर में, कुछ खास उसको वो कार्य करना है हमारे शरीर में, उसके लिए ये अलग तरह का एक ऊतक बनाया गया है, कोशिकाओं का ऐसा समूह बना लिया गया है, ऐसा ऊतक बना दिया गया है, जिसको कि एक खास कार्य करना है। आखिर ये किस तरह का ट्यूमर है? ट्यूमर तो समूह है, पर कैसा समूह है? वो एक ऐसा समूह जिसको एक कुछ खास कार्य करना है, कोई खास एक्टिविटीज़ करनी है हमारे शरीर में, इसलिए वो ट्यूमर है। या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग जनरल फंक्शन, सामान्य कार्य संचालन हेतु कोशिकाओं का समूह, यानी साधारण जिस तरीके से हमारा शरीर चल रहा है बिल्कुल उसी तरीके से चलाना है। आखिर ये किस तरह का समूह है? ट्यूमर कोशिकाओं का समूह तो है, लेकिन कैसा? तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि ट्यूमर एक ऐसा समूह है कोशिकाओं का जिसने लॉस्ट करी है, खो दिया है प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का, यानी कि एक दूसरे के संदर्भ में जो रह करके कार्य होता है, वो कार्य करने की क्षमता इसने खो दी है। एक दूसरे के बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है, दोनों के बीच में 2 कोशिकाएं, 10 कोशिकाएं, जितनी भी कोशिकाओं का समूह है, आपस में जो एक ऊतक के बीच में जो मिलकर कार्य करने की जो क्षमता होती है, वो इसमें लॉस हो चुका होता है, उसी को ट्यूमर कहते हैं। तो असल बात ये हो गई कि ट्यूमर किसे कहते हैं? ट्यूमर ग्रुप ऑफ सेल्स हु हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, दिमाग में रखोगे। वैसी कोशिकाओं का समूह जिनमें संस्पर्श संदमन का गुण समाप्त हो गया है। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है ये आपका सही उत्तर होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ ट्यूमर, ये भी बहुत आसान है। टाइप्स ऑफ ट्यूमर किसके? ट्यूमर कैंसरस सेल के आधार पे ये बताना है। ट्यूमर के तो बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत तरह के, लेकिन आपको बताना है कैंसर सेल के आधार पे कितने सारे ट्यूमर्स होंगे। तो ये बात तो बहुत साधारण सी चीज़ है, मैं आपको क्लास में समझाई भी थी कि कैंसरस सेल के ट्यूमर 2 तरह के होते हैं, एक बेनाइन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। बस अब आसान हो गया आपका सवाल चुनना, इसमें से आसानी से चुन सकते हो आप। इसमें ए में है बेनाइन ट्यूमर, बी में मैलिग्नेंट ट्यूमर, सी में बोथ ऑफ दी अबव, डी में नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ए बेनाइन ट्यूमर, अभी मैं बोली उसको हिंदी में सुदम कहते हैं, और बी में मैलिग्नेंट दुर्दम। ये हिंदी शब्द तो हैं, लेकिन ये हिंदी शब्द बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और बहुत ज़्यादा ये बायोलॉजी में ये हिंदी शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते। आपके लिए आगे चलकर जो भी शब्द इस्तेमाल होगा वो बेनाइन ही इस्तेमाल होगा और मैलिग्नेंट ही इस्तेमाल होगा, हिंदी वाले स्टूडेंट हो चाहे वो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हो, ठीक है? पर हिंदी वाले स्टूडेंट हो तो हिंदी भी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए ये सुदम बेनाइन को कहते हैं और मैलिग्नेंट को दुर्दम कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्यूमर जो है ना, किसके आधार पे आपको बताना है? कैंसरस सेल के आधार पे। जो ट्यूमर एक कैंसरिक कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है, उस आधार पे ट्यूमर कितने प्रकार के होंगे? 2। कौन कौन? बेनाइन और मैलिग्नेंट।
ठीक है। ये तो अब आपको ऑप्शन चुनना आसान हो गया, पर बेनाइन ट्यूमर होता क्या है और मैलिग्नेंट ट्यूमर होता क्या है, वो मैं अभी आपको समझा देती हूँ थोड़ा-सा शॉर्ट में। पर अब जो आपको बताया गया उस हिसाब से इसमें चुनना क्या है आपको, बेनाइन ट्यूमर भी ऑप्शन दिया हुआ है, मैलिग्नेंट ट्यूमर भी ऑप्शन दिया हुआ है, जबकि दोनों टाइप्स होंगे, तो दोनों तो आप टिक कर नहीं सकते। ए भी टिक कर दिए, बी भी टिक कर दिए, तो देखो आपका कितना आसान सा यहाँ पर है कि ऑप्शन सी में बोथ ऑफ द अबव, यानी सी के ऊपर जो दोनों हैं वो दोनों होंगे, ठीक है। और या तो जो ऊपर तीनों हैं ए बी सी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमें तो पता है कि बेनाइन और मैलिग्नेंट होगा, तो बेनाइन और मैलिग्नेंट होगा मीन्स ऑप्शन सी आपको चुनना है, और ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में क्या पूछा जा रहा है कि दोनों होगा, वाकई यस दोनों होगा, तो दोनों होगा तो ऑप्शन सी को आपको टिक करना है, ऑप्शन सी राइट आंसर। ओके, ये हो गए टोटल टाइप्स ऑफ ट्यूमर के दो प्रकार, बेनाइन मैलिग्नेंट। अब बेनाइन ट्यूमर है क्या, थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा दूं। बेनाइन ट्यूमर ये हर एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति के रूप में शरीर में भी हो सकता है, हम में, आप में, जो कैंसरिक पेशेंट हैं उसमें, किसी में भी हो सकता है। असल में ये बेनाइन ट्यूमर, ये कैंसरिक ट्यूमर की शुरुआत होती है, ठीक है। एक तरीके से हमारे शरीर पे एक मस्सा बनना, या फिर हमारे शरीर पे एक तरीके से मस्से के अलावा और भी कुछ क्या मोल मोल कहते हैं उसको, यानी तिल कहते हैं, ठीक है, तिल बनना। तो ये जो हमारे शरीर पे तिल बन रहा है या मस्सा बन रहा है, ये एक तरीके का बेनाइन ट्यूमर है, ठीक है। लेकिन वही बेनाइन ट्यूमर हमारे शरीर पे रहते रहते काफ़ी दिनों तक उसमें और भी बदलाव होता चला जाता है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, यानी काफ़ी ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा जटिल होता चला जाता है, कैंसरिक कोशिकाओं में परिवर्तित होता चला जाता है, और वो कैंसरिक सेल्स में परिवर्तित होकर वो एक जगह से वो दूसरी जगह हमारे शरीर में पार होने स्थान पार होना मतलब स्थान परिवर्तन करने लग जाता है। तो स्थान परिवर्तन जब कोई बेनाइन ट्यूमर कर ले, तो वो अब मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, यानी बहुत ज़्यादा जटिल हो गया। अब वो पक्का-पक्का श्योर वो कैंसरिक ट्यूमर में परिवर्तित हो गया। बेनाइन ट्यूमर बहुत प्राथमिक ट्यूमर है, जो हर एक साधारण व्यक्ति के शरीर पे हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर ये श्योर वो कैंसरिक ट्यूमर ही है जो बनकर तैयार हो गया, और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो बेनाइन ट्यूमर से ही निर्मित होता है, और जब बेनाइन ट्यूमर अपना स्थान परिवर्तन करने लग जाए और पूरे आपके शरीर पे वो फैलता चला जाए, तो वही हो गया मैलिग्नेंट ट्यूमर। वो मैलिग्नेंट ट्यूमर जब अपना स्थान परिवर्तन करता है ना, तो उस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। तो ये मेटास्टेसिस प्रक्रिया, ये भी एक सवाल हो गया आपके एमसीक्यूज का, ओके, कि जब बेनाइन ट्यूमर अपना स्थान बदल करके दूसरी जगह चला जाए, या फिर वो स्थान परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, मेटास्टेसिस कहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 12 तक ही मैं करवाऊंगी, इसके आगे मैं आपको अगले नेक्स्ट डे में करवाऊंगी, ठीक है। इसके आगे और भी एक सेट में 35 क्वेश्चंस हैं, 35 क्वेश्चंस हैं, मैं 35 के 35 क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, और टोटल आपके 5 सेट हैं, और पांचों सेट को मैं डिटेल में अच्छे से आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, और जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी वो सारे वीडियोस आप देखिए, उसमें से सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे, और उस क्वेश्चंस के आधार पे आप आसानी से एग्जाम में पूरे के पूरे 100% स्कोर कर सकोगे, ठीक है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरा चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर प्रेस करिए, बेल बटन के ऑल पे जरूर क्लिक करिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएं, और आप रिसेंटली तुरंत ही आप उस वीडियो को देख सको, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 15 दिसंबर के आसपास आपका कुछ ना कुछ एग्जाम
का डेट ज़रूर आ जाएगा और एग्ज़ाम भी वो आपका 15 दिसंबर के आस-पास होना है। तो फिर आपको सारे के सारे सेट्स इसके पहले ही सॉल्व कर लेने हैं, तो मैं सारा का सारा आपको सॉल्व करवा दूँगी और आपको कोई तरह की टेंशन भी नहीं होगी। इस वजह से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है? अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक भी कर लीजिए, ओके? बाय, बाय-बाय, गुड नाइट।